सुहानी को इस तरह से नर्वस और परेशान देखकर युवराज उससे कहता है, तुम परेशान लग रही हो। सुहानी अपनी नजरें झुकाए हुए कहती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। युवराज अपनी बात पर जोर देकर कहता है, तुम मुझे बता सकती हो। सुहानी मायूस होकर कहती है, सर, एग्जाम प्रीपोन हो गया है। पहले ही मैंने कॉलेज 3 महीने लेट ज्वाइन किया था और अब एग्जाम भी 15 दिन पहले हो रहे हैं। अगर मैंने 95% को नहीं किया तो मेरी स्कॉलरशिप चली जाएगी, फिर मेरी आगे की पढ़ाई। ये कहते कहते सुहानी रुक जाती है और उसकी आंखें नम हो जाती है। सुहानी युवराज से नजरें नहीं मिला रही थी क्योंकि वो युवराज को अपनी आंखों के आंसू नहीं दिखाना चाहती थी। युवराज गौर से सुहानी को देखते हुए उसकी बातें सुन रहा था। सुहानी को ऐसे परेशान देखकर उसे बुरा भी लग रहा था क्योंकि वो अभी जिस प्रॉब्लम में थी उसकी वजह खुद युवराज ही था। कुछ देर खामोश रहने के बाद युवराज कहता है, डोंट वरी, तुम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगी, तुम्हारी स्कॉलरशिप कहीं नहीं जाएगी। युवराज की इस सिंपैथी से सुहानी का मूड बिल्कुल भी नहीं बदलता। वो बस उदास होकर वहीं खड़ी रहती है। तभी उसकी नज़र युवराज के दाएं हाथ पर जाती है। वो देखती है कि युवराज के हाथ में अभी भी वही रुमाल बंधा हुआ था जो कल रात सुहानी ने बांधा था। सुहानी बिना कुछ सोचे युवराज का हाथ पकड़कर उस चोट को देखने लगती है। युवराज एक पल के लिए चौंक जाता है। सुहानी युवराज के हाथ में बंधे उस रुमाल को निकाल देती है। युवराज ने अब तक उसकी ड्रेसिंग नहीं कराई थी। सुहानी युवराज के उस चोट को देखते हुए कहती है, आपने अब तक इसकी ड्रेसिंग क्यों नहीं कराई? सुहानी की आवाज में युवराज के लिए फिक्र थी। युवराज सुहानी के सवाल का कोई जवाब नहीं देता लेकिन उसकी नज़र अभी भी सुहानी के चेहरे पर ही थी। सुहानी का इस तरह युवराज की परवाह करना उसे एक अलग एहसास दे रहा था। इस बात से अनजान सुहानी अपने बैग से एक छोटा सा फर्स्ट एड किट निकालती है। वो अपने बैग में हमेशा एक फर्स्ट एड किट रखती थी। सुहानी दवा लेकर युवराज के उस चोट पर लगाना शुरू कर देती है। युवराज के जख्म काफी गहरे थे क्योंकि उस साए ने पूरी ताकत से उस चाकू को सुहानी पर फेंका था। अगर युवराज ने वो चाकू नहीं पकड़ा होता तो वो सोच भी नहीं सकता था कि उस वार से सुहानी की क्या हालत होती। इस वक्त सुहानी का पूरा ध्यान युवराज की चोट पर था और युवराज का ध्यान सुहानी पर। युवराज की चोट की ड्रेसिंग करते हुए सुहानी अचानक से रुक जाती है। ये देखकर युवराज कहता है, क्या हुआ? सुहानी युवराज से कहती है, युवराज सर, आप तो किसी भी चोट को 1 सेकंड में ठीक कर सकते हो, तो आपने अपने हाथ के इस चोट को ठीक क्यों नहीं किया? युवराज सुहानी के इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता। सुहानी फिर से कहती है, युवराज सर, मैंने आपसे कुछ पूछा है। युवराज इधर उधर देखते हुए कहता है, वो मैं इसे बाद में ठीक कर लूंगा। युवराज सुहानी के हाथों से अपना हाथ हटा लेता है और आगे कहता है, मुझे कुछ जरूरी काम है। युवराज पीछे मुड़ता है और अपनी कार की तरफ बढ़ जाता है। सुहानी युवराज के इस अजीब बर्ताव को बस देखती रह जाती है। सुहानी अपना सर खुजाते हुए कहती है, इनके मूड स्विंगर्स तो किसी भी लड़की से ज्यादा है। रात के 8 बजे थे। युवराज की कार उस घने अंधेरे जंगल के बीच से भैरवनाथ की गुफा की तरफ बढ़ रही थी। भैरवनाथ वही तांत्रिक था जिससे युवराज 2 दिन पहले मिलने गया था। युवराज बड़ी तेजी से अपनी कार चला रहा था। उसके दिमाग में इस वक्त कई सवाल चल रहे थे जिसका जवाब आज उसे मिलने वाला था। शिमला से बाहर निकलते ही युवराज ड्राइव करते हुए एक नंबर पर कॉल करता है। उसने अपने कान पर एक ब्लूटूथ लगाया हुआ था जिससे वो अपने फ़ोन कॉल्स अटेंड करता था। सामने से एक आदमी कॉल आंसर करता है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि युवराज के डैड यशवंत दीवान थे। यशवंत दीवान फ़ोन पर कहते हैं, हाँ बेटा, कहो। यशवंत दीवान की आवाज़ सुनकर युवराज का चेहरा और कठोर हो जाता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। युवराज यशवंत दीवान से कहता है, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या आप मॉम के साथ उनके ट्रीटमेंट के लिए मुंबई शिफ्ट हो रहे हैं? युवराज की ये बात सुनकर यशवंत की भी बात करने का अंदाज बदल जाता है। वो सख्ती के साथ कहते हैं, युवराज, इस बारे में हमारी कई बार बात हो चुकी है। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं कि मैं शिमला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। और रही बात सावित्री की, तो हम सावित्री के साथ एक पूरा स्टाफ भेज सकते हैं जो हर वक्त उसका ख्याल रखेंगे। यशवंत की बात सुनकर युवराज का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है, डैड आपको पता है ना कि न्यूज़ में। युवराज कह ही रहा था तभी यशवंत उसकी बात काटते हुए कहते हैं, इन छोटे मोटे न्यूज़ आर्टिकल से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं शिमला में ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
ये सुनकर युवराज फोन कट कर देता है और गुस्से में स्टीयरिंग को जोर से मारता है। युवराज खुद से कहता है, मुझे मॉम डैड को शिमला से बाहर भेजना ही होगा, वरना वो साया कभी भी उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। उसे मेरी कमजोरी बहुत अच्छे से पता है। गुस्से में युवराज की कार की स्पीड और भी बढ़ जाती है। उस पथरीली जमीन पर भी युवराज की कार ऐसे चल रही थी जैसे वो कोई रेसिंग ट्रैक हो। कुछ ही देर में युवराज उसी गुफा में फिर से पहुंच जाता है जहां वो 2 दिन पहले आया था। हमेशा की तरह गुफा के चारों तरफ बर्फीली पहाड़ियां फैली हुई थी। वहां दूर दूर तक रोशनी का नामो निशान नहीं था। आसपास इंसान तो दूर कोई जानवर भी नहीं दिख रहा था, बस भेड़ियों के एक झुंड की आवाज आ रही थी। उस अंधेरी रात में ये दृश्य बहुत ही डरावना लग रहा था। युवराज कुछ दूरी तक पहाड़ी पर चढ़कर उसी संकरे रास्ते से गुफा के अंदर जाता है। अंदर पहुंचने पर युवराज देखता है कि भैरवनाथ ध्यान मुद्रा में बैठा था। उसने काली धोती पहनी थी और उसके माथे पर काले रंग के भभूत का टीका लगा हुआ था। उसके चारों तरफ लाल रंग के किसी पाउडर से घेरा बना हुआ था और सामने एक हवन कुंड था। उस कुंड के आसपास तंत्र क्रिया से संबंधित कुछ सामान रखे हुए थे। भैरवनाथ अपनी साधना में लीन था। युवराज की गुफा के अंदर जाने पर भैरवनाथ आंखें बंद किए हुए कहता है, आओ युवराज, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। युवराज बिना वक्त गंवाए कहता है, क्या तुम्हें पता चला कि? भैरवनाथ युवराज की बात को काटते हुए कहता है, हाँ, मैंने पता लगा लिया है। जिस लड़की के केश तुमने मुझे उस दिन दिए थे, ये वही लड़की है। ये सुनकर युवराज सत्ते में आ जाता है। उसकी आंखें हैरानी से और बड़ी हो जाती है। भैरवनाथ थोड़ी नरमी के साथ कहता है, युवराज, तुम्हारे आज़ाद होने की उम्मीद अभी भी जिंदा है। तुम अब तक हारे नहीं हो। वो लड़की जो तुम्हें उस साए से मुक्त कर सकती है, अभी भी जिंदा है। ये सुनते ही युवराज की आंखें नम हो जाती है। अब उसकी आंखों के सामने उसके पास्ट के वही सीन बार बार चल रहे थे। वो खुद को संभालते हुए कहता है, लेकिन 11 साल पहले वो एक्सीडेंट, और तुमने भी तो कहा था कि वो अब जिंदा नहीं है। भैरवनाथ हैरानी से कहता है, यही तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं कि वो लड़की इतनी भयानक दुर्घटना से बच कैसे गई। और जब मैंने उसकी आयु गणना की थी तो उसके अनुसार वो मर चुकी थी। इसका मतलब साफ है, कोई तो है जो उसे हम सब से छुपा रहा है। युवराज कहता है, अगर शिविका सक्सेना जिंदा है, इसका मतलब मी सक्सेना भी। भैरवनाथ फौरन कहता है, नहीं, उस लड़की का पिता जिंदा नहीं है। उस रात उसकी लाश मैंने खुद देखी थी। बस इस लड़की की लाश नहीं मिली थी तो लोगों को लगा कि वो खाई में ही गिरकर मर चुकी है। कुछ देर रुककर भैरवनाथ आगे कहता है, युवराज, हमें फिर से एक बार कोशिश करनी होगी। अभी उम्मीद खत्म नहीं हुई है। युवराज भैरवनाथ के सामने खामोश खड़ा था। भैरवनाथ उसके चेहरे को देखते हुए ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर युवराज के दिमाग में चल क्या रहा है, लेकिन युवराज का दिमाग पढ़ पाना उसके बस की बात नहीं थी। कुछ देर तक सोचने के बाद भैरवनाथ फिर से कहता है, युवराज, एक और संकट आने वाला है जिसे हमें किसी भी तरह से रोकना होगा। युवराज सवालिया नजरों से उसे देखता है। भैरवनाथ कहता है, इस माह की अमावस्या की रात अगर उसने 1000 लोगों की बलि दे दी तो शायद उसे हमेशा के लिए इंसानी रूप मिल जाएगा। वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और उसे रोकना लगभग नामुमकिन होगा। हमें उसे ऐसा करने से रोकना होगा। युवराज को अब समझ में आता है कि उसके डैड यशवंत दीवान ने इतने लोगों को हॉस्टेज बनाकर क्यों रखा है। आने वाली अमावस्या को वो साया इन सब की बलि देकर हमेशा के लिए एक इंसानी शरीर पाना चाहता था। युवराज ये सब सोचकर गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध लेता है। वो तांत्रिक से कहता है, तुम अपनी तैयारी शुरू कर दो, अब वक्त आ गया है। उसने बहुत लोगों की जिंदगियां ली है, अब हमारी बारी है। ये कहकर युवराज उस गुफा से बाहर चला जाता है। अभी भी युवराज के मन में हजारों सवाल चल रहे थे, लेकिन सबसे पहले उसे उस साए को इतने लोगों को मारने से रोकना था। और रही बात सुहानी की, तो उसके बारे में पता करने के लिए युवराज के पास काफी वक्त था। इधर अर्नब पुलिस स्टेशन में अपना काम कर रहा था। रात के 11 बज गए थे, इस वजह से पुलिस स्टेशन में ज्यादा लोग नहीं थे। अर्नब गोपाल के साथ इंस्पेक्टर शर्मा के ऑफिस में बैठा था। वो काफी देर से कुछ फाइल्स पलट रहा था। गोपाल हैरान परेशान होकर अर्नब को घूर रहा था और अर्नब ये बात काफी देर से नोटिस कर रहा था, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। अर्नब जोर से एक फाइल बंद करते हुए गोपाल से कहता है, यार गोपाल, मुझे सुबह से ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो। अर्नब के इस रिएक्शन से गोपाल हड़बड़ा जाता है। वो घबराते हुए कहता है, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है।
अर्नव गोपाल पर दबाव बनाते हुए कहता है, अरे पूछ लो यार। पेट में ज्यादा देर तक बात नहीं रखनी चाहिए वरना दर्द होने लगता है। हालांकि अर्नव अच्छे से जानता था कि गोपाल उससे क्या पूछना चाहता है, लेकिन वो ये बात गोपाल के मुंह से ही सुनना चाहता था। गोपाल डर से हकलाते हुए अर्नव से कहता है, सर, मुझे लगता है कि जंगल में 7 लोगों की लाश मिलने वाली न्यूज़ और इससे यशवंत दीवान के कनेक्शन की बात आपने ही वायरल कराई है। अर्नव अपनी कुर्सी से उठकर चलते हुए कहता है, तुम्हें बिल्कुल ठीक लगता है। ये न्यूज़ मैंने ही वायरल कराई है। गोपाल हैरानी से अर्नव को देखते हुए पूछता है, लेकिन क्यों सर? ऊपर से तो हमें इस न्यूज़ को दबाने के इंस्ट्रक्शन मिले थे ना। अर्नव गोपाल को समझाते हुए कहता है, गोपाल, हमें ऊपर से इस न्यूज़ को दबाने के इंस्ट्रक्शन इसलिए मिले थे क्योंकि इस केस में बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। इस केस को सॉल्व करने के लिए न तो हमें ऊपर से सपोर्ट मिल रहा था, न ही एक काबिल टीम। हर वो कोशिश की जा रही थी कि ये केस बाहर ही ना आए। अब जबकि ये केस सबकी नज़र में आ गया है, तो अब इसे सॉल्व करने का प्रेशर ऊपर के ऑफिसर्स पर भी आ गया है। अब तुम देखना कैसे हमें ऊपर से सपोर्ट भी मिलता है और एक टीम भी। अर्नव के ऐसा कहते ही उसके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है, जिसे देखकर अर्नव के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए गोपाल से कहता है, देखा गोपाल, न्यूज़ वायरल होने का कमाल। कल सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ट्रेन टीम हमारी मदद करने के लिए शिमला आ रही है। ये खबर सुनकर गोपाल के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए कहता है, क्या बात है सर, आपका दिमाग तो चाचा चौधरी से भी तेज चलता है। तभी अर्नव का मोबाइल बजता है। इस बार अर्नव के पास एक प्राइवेट नंबर से कॉल आया था। अर्नव कॉल रिसीव करके कहता है, हेलो ASP अर्नव सिंह हियर। इतना कहने के बाद अर्नव एक शब्द भी नहीं कहता, वो बस कॉलर की बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था। गोपाल भी उत्सुकता के साथ अर्नव को ही देख रहा था। कुछ देर बाद अर्नव कॉल कट कर देता है। कॉल कट करते ही अर्नव के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए कहता है, ये हुई ना बात। अर्नव की स्माइल देखकर गोपाल क्यूरियस होकर उसकी तरफ देखता है। अर्नव उस पर ध्यान दिए बिना बस मुस्कुरा रहा था। जब गोपाल से रहा नहीं जाता तो वो अर्नव से कहता है, क्या हुआ सर, आप तो फिर से मुस्कुराने लगे। अर्नव अपनी चेयर पर आकर बैठ जाता है और कुछ याद करते हुए कहता है, तुमने क्या कहा था गोपाल कि युवराज दीवान के रहते हम उसके डैड यशवंत दीवान पर हाथ नहीं डाल सकते? गोपाल अपनी बात पर टिका रहता है और कहता है, हाँ सर, युवराज दीवान किसी को भी अपने परिवार को नुकसान पहुंचाने नहीं देगा। उसकी मर्जी के बिना हम यशवंत दीवान तक कभी नहीं पहुंच सकते। गोपाल की बात सुनकर अर्नव हल्की हंसी के साथ कहता है, चलो देखते हैं इस बार युवराज अपने डैड को मुझसे कैसे बचाता है। ये कहते हुए अर्नव की आंखों में अलग ही चमक थी, जिसे गोपाल समझने की कोशिश कर रहा था लेकिन समझ नहीं पा रहा था। अगले दिन युवराज दोपहर के समय सेंट थॉमस कॉलेज पहुंचता है। कल से कॉलेज के एग्जाम शुरू होने वाले थे, इसलिए आज कॉलेज की छुट्टी थी। लेकिन गिनती के कुछ स्टूडेंट्स आज भी कॉलेज में दिखाई दे रहे थे, जो अपने किसी न किसी काम से आए थे। युवराज को भी कल के लिए तैयार किए गए कुछ क्वेश्चन पेपर्स चेक करने थे, इसलिए वो भी कॉलेज आया था। वैसे युवराज को ये सब करने की कोई ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन उसे ऐसा करना अच्छा लगता था। स्टूडेंट्स को पढ़ाना उसकी हॉबी थी। ऐसा करते हुए वो अपनी प्रॉब्लम्स को कुछ पलों के लिए भूल जाया करता था। युवराज एक फाइल में पेपर्स ले जाकर लाइब्रेरी में उसे चेक करने बैठ जाता है। वैसे वो ये सारा काम अपने ऑफिस में कर सकता था, लेकिन लाइब्रेरी खाली होने की वजह से युवराज यहाँ आया था। अपना काम खत्म करने के बाद वो फाइल साइड में रखता है और खुद एक बुक निकालकर पढ़ने लगता है। लाइब्रेरी में कोई भी नहीं था, वहाँ बिल्कुल खामोशी थी। युवराज पूरे कंसंट्रेशन के साथ वो किताब पढ़ रहा था। तभी उसे एक धीमी सी आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ सुनकर युवराज थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि लाइब्रेरी में उसके अलावा कोई भी नहीं था। युवराज क्यूरियस होकर अपने आसपास देखता है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। धीरे धीरे वो आवाज़ तेज होने लगती है। युवराज जब उस आवाज़ पर गौर करता है तो उसे पता चलता है कि ये किसी लड़की की सिसकने की आवाज़ थी। वो आवाज़ सुनकर युवराज अलर्ट हो जाता है। वो गौर से सुनने की कोशिश करता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। अब युवराज को वहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा था। वो आवाज़ लाइब्रेरी के फर्स्ट फ्लोर से आ रही थी। युवराज उस आवाज़ का पीछा करते हुए फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाता है। फर्स्ट फ्लोर में बुक सेल्फ ज़्यादा थे और स्टडी स्पेस कम। फाइनली युवराज उसके सोर्स तक पहुंच जाता है। वो देखता है कि फर्स्ट फ्लोर के एक स्टडी टेबल पर सुहानी बैठी थी।
उसके सामने 5-6 बुक्स खुले हुए हैं और वो उन बुक्स को देखते हुए रो रही है। युवराज सुहानी को लाइब्रेरी में ऐसे अकेले रोते हुए देखकर परेशान जाता है। वो जल्दी से सुहानी के पास जाकर उससे कहता है, क्या हुआ? तुम यहाँ अकेले बैठकर रो क्यों रही हो? सुहानी अचानक से युवराज को वहां देखकर हड़बड़ा जाती है। वो पहले तो अपना चेहरा छुपाकर अपने आंसू पोंछती है। इसके बाद वो चेयर से उठकर कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। सुहानी पहले ही इतना रो चुकी थी कि वो चाहकर भी अपनी सिसकियों को रोक नहीं पा रही थी। युवराज सुहानी की ये हालत देखकर उसके पास जाता है। वो सुहानी के कंधे पर हाथ रखकर उसे बैठाते हुए कहता है, रिलैक्स, तुम पहले शांत हो जाओ। युवराज को भी अब सुहानी की फिक्र हो रही थी। उसे सुहानी का इस तरह अकेले रोना बेचैन कर रहा था, लेकिन हमेशा की तरह वो बिल्कुल शांत दिख रहा था। सुहानी को बैठाने के बाद युवराज एक चेयर अपनी तरफ खींचकर उस पर बैठ जाता है। सुहानी की आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे, जिसे वो बार बार पोंछ रही थी। सुहानी युवराज के सामने रोना नहीं चाहती थी, लेकिन वो अपने आंसू रोक ही नहीं पा रही थी। युवराज अपने पॉकेट से रुमाल निकालकर सुहानी की तरफ बढ़ा देता है। सुहानी थोड़ी एम्बेरेस होकर वो रुमाल ले लेती है और उससे अपने आंसू पोंछती है। आंसू पोंछने के बाद सुहानी उसी रुमाल से अपनी नाक भी पोंछने लगती है। अपनी नाक पोंछते हुए सुहानी की नज़र युवराज पर जाती है। तभी उसे याद आता है कि ये रुमाल तो युवराज का है। वो परेशान होकर एक बार रुमाल को तो एक बार युवराज को देखने लगती है। ये मोमेंट सुहानी के लिए काफ़ी एम्बेरेसिंग था। वो नर्वस होकर युवराज से कहती है, सर, मैं ये रुमाल धोकर वापस कर दूंगी। सुहानी के ऐसा कहने पर युवराज को हंसी आ रही थी, लेकिन वो अपनी हंसी छुपाते हुए सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है, कोई बात नहीं, इसे तुम रख सकती हो। शर्म के मारे सुहानी अपनी नज़रें भी नहीं उठा पा रही थी। अब सुहानी का रोना बंद हो गया था, लेकिन वो अभी भी सिसक रही थी। युवराज सुहानी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या बात है? तुम कल शाम को भी परेशान लग रही थी और आज भी, तुम मुझे बता सकती हो क्या हुआ है? सुहानी मायूस होकर कहती है, सर, मैंने कॉलेज लेट ज्वाइन किया था। पहले ही मुझसे बहुत सारा सिलेबस मिस हो गया है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो मैंने कवर कर लिए हैं, लेकिन हिस्ट्री अभी तक बचा हुआ है। इसे मैं आने वाले वीक में कंप्लीट करने वाली थी, लेकिन इसका एग्जाम तो कल ही है। अब मैं 15 दिन का टारगेट कुछ ही घंटों में कैसे पूरा करूं? 95% तो दूर, मुझे लगता है कि कल के एग्जाम में मैं फेल ही हो जाऊंगी। फिर मेरी स्कॉलरशिप भी चली जाएगी और मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। सुहानी ये सब एक ही सांस में कह देती है और युवराज उसे देखता रह जाता है। सुहानी के चुप होते ही युवराज उससे कहता है, तुम पहले थोड़ा शांत हो जाओ। सुहानी तुरंत जवाब देती है, सर, शांत कैसे हो जाऊं? इन बुक्स को देखकर मुझे चक्कर आ रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि क्या पढ़ूं और क्या नहीं। युवराज कहता है, तुम पहले अपनी आंखें बंद करके एक लंबी गहरी सांस अंदर लो और फिर बाहर निकालो। सुहानी कंफ्यूज होकर युवराज को देखने लगती है। इसी एक्सप्रेशन में सुहानी युवराज को सबसे ज्यादा क्यूट लगती थी। रो रो कर उसकी नाक लाल हो चुकी थी। एक पल के लिए युवराज उसे देखता रह जाता है, लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभाल लेता है। युवराज अपनी आंखों से सुहानी को जो उसने कहा था वही करने का इशारा करता है। सुहानी अपनी आंखें बंद करके ब्रीदिंग करती है। कुछ देर बाद उसे बेहतर महसूस होता है और वो अपनी आंखें खोल लेती है। युवराज आगे कहता है, अब मेरी बात सुनो। जो जो चैप्टर्स तुमसे मिस हो गए हैं वो मुझे बताओ, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। युवराज के ऐसा कहने पर सुहानी हैरान रह जाती है। वो आंखें फाड़कर युवराज को देखने लगती है। युवराज कहता है, तुम्हारा सिलेबस मेरे चेहरे पर नहीं लिखा है। ये सुनकर सुहानी होश में आती है और युवराज को उन टॉपिक्स के बारे में बताती है जो उससे छूट रहे थे। युवराज सुहानी को वो टॉपिक्स एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है। इधर अर्नव रात के 8 बजे पुलिस स्टेशन से अपने घर की तरफ जा रहा है। अर्नव अपनी कार चलाते हुए पुराने रोड पर पहुंच जाता है। उस अंधेरे रोड पर अर्नव की कार स्पीड में चल रही थी और वहां रोशनी के नाम पर सिर्फ कार की हेडलाइट जल रही थी। वो रोड हमेशा की तरह बिल्कुल सुनसान था। अर्नव पुराने रोड पर अपनी कार चलाते हुए कहता है, चलो। इस पुराने रोड वाले भूत की अफवाह का एक तो फायदा हुआ कि यहाँ ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं होती। आधे घंटे का रास्ता 10 मिनट में खत्म हो जाता है और जिंदगी भी बहुत जल्द खत्म हो जाती है यहाँ। अर्नव को फिर से उसी औरत की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है। उस फुसफुसाती हुई आवाज को सुनकर अर्नव अपने आसपास देखता है। हमेशा की तरह उसके आसपास कोई नहीं होता। वो इरिटेट होकर खुद से कहता है,
फिर से वही आवाज। ये प्रॉब्लम तो अब बढ़ती ही जा रही है। बस एक बार इन हॉस्टेजेस का केस सॉल्व कर दूं, फिर किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से अपना चेकअप करवा लूंगा। लगता है वर्क स्ट्रेस की वजह से मुझे ये आवाज़ें सुनाई दे रही है। अर्नव को फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन इस बार वो आवाज़ गुस्से में कहती है, ये तेरी बीमारी नहीं, तेरी मौत है। तुझे जानना था ना कि पुराने रोड पर लोगों को कौन मारता है, तो ले आज देख ले। ये सुनते ही अर्नव अपनी कार की ब्रेक लगा देता है। अब उसकी कार पुराने रोड को पार कर चुकी थी। कार में बैठे हुए अर्नव को किसी औरत की चीख सुनाई देती है। अर्नव फिर से पूरे कार को चेक करता है, लेकिन कार के अंदर कोई भी नहीं था। धीरे धीरे चीखने की वो आवाज़ बढ़ती ही जा रही थी। वो आवाज़ किसी भी इंसान को बेचैन कर देने वाली आवाज़ थी। अब अर्नव के लिए उस आवाज़ को सह पाना मुश्किल होता जा रहा था। उस तेज आवाज़ से बचने के लिए अर्नव अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लेता है। कान बंद करने के बाद भी वो आवाज़ बिल्कुल भी कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ती ही जा रही थी। अर्नव को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ही क्या हो रहा है। अपना कान बंद किए हुए ही वो कार से बाहर निकलता है और चारों तरफ तिलमिलाते हुए देखता है, लेकिन दूर दूर तक उसे कोई भी नहीं दिख रहा था। अब वो आवाज़ इतनी तेज हो चुकी थी कि अर्नव के कान के साथ साथ उसके सर में भी बहुत दर्द हो रहा था। कुछ ही पलों में उसके कान से खून बहने लगता है। अर्नव उस आवाज़ को और बर्दाश्त नहीं कर पाता और रोड में बेसुध होकर गिर जाता है। अर्नव उस सुनसान सड़क पर बेसुध होकर पड़ा था और उसकी आंखें हल्की सी खुली थी। उसे वहां कुछ भी साफ साफ दिख नहीं रहा था। वो साया जमीन से कुछ ऊपर हवा में चलते हुए अर्नव के पास आता है और उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हुए कहता है, तू मेरे शिकार को मुझसे छीनना चाहता था ना? ले, मैंने तुझसे तेरी जान छीन ली। अभी मेरी शक्तियां कमज़ोर है, वरना आज मैं तुझे इससे भी बदतर मौत देती। कुछ ही समय बचे हैं तेरे पास, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। ये कहकर वो साया वहां से चला जाता है। अर्नव अपनी धुंधली आंखों से उस साये को देख रहा था। उसे उस आवाज़ की वजह से अर्नव का दिमाग सुन्न पड़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसकी सांसें भारी होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे बस अब उसकी जान निकलने ही वाली है। तभी उस सुनसान सड़क और एक बाइक की आवाज़ सुनाई देती है और कुछ ही देर में वहां एक बाइक आकर रुकती है। उस बाइक पर कोई हेलमेट लगाए बैठा था। उसने ब्लैक जीन्स और ब्लैक लेदर जैकेट के साथ हाफ ग्लव्स भी पहना हुआ है। उस बाइक पर बैठा इंसान नीचे उतरकर अर्नव की तरफ बढ़ता है। अर्नव के पास पहुंचकर वो अपना हेलमेट निकालता है। वो राइडर एक लड़की थी। वो लड़की अर्नव को देखते हुए कहती है, उसका एक और शिकार। उस लड़की का ड्रेसअप किसी बाइक राइडर की तरह था। उसका रंग दूध की तरह गोरा था और उसके खुले कली बाल थे। दिखने में वो बेहद खूबसूरत थी। वो लड़की अर्नव के सिर के पास जाकर घुटने के बल बैठ जाती है। वो लड़की अर्नव से कहती है, इस बार उसने तुम्हें अपना शिकार बना लिया। अर्नव की आंखें हल्की खुली हुई थी। उस लड़की की नज़र अर्नव के कान से बहते हुए खून पर जाती है। वो अर्नव की तरफ झुकती है और अपने दोनों हाथ अर्नव के दोनों कान पर रखती है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर बाद वो अपनी अपनी आंखें खोलकर अर्नव के कान से अपना हाथ हटा देती है। उस लड़की के ऐसा करते ही अर्नव की आंखें खुलने लगती है। अर्नव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके बेजान शरीर में किसी ने जान डाल दिया हो। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी से उसे उस लड़की का धुंधला सा चेहरा दिखता है। अर्नव अपनी पूरी ताकत लगाकर धीमी सी आवाज में उससे कहता है, कौन हो तुम? लड़की उठकर कहती है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। मेरा ये एहसान तुम पर उधार रहा। अब जाओ, कम से कम आज रात के लिए तुम उस साये से सुरक्षित हो। ये कहकर वो लड़की अपने बाइक पर बैठकर वहां से चली जाती है। अर्नव रोड पर ही पड़े हुए ये सब देखता रह जाता है। इधर युवराज अभी तक सुहानी को लाइब्रेरी में पढ़ा रहा है। युवराज एक मोटी सी हिस्ट्री की बुक को बंद करते हुए कहता है, हो गया तुम्हारा सिलेबस खत्म। अब तुम एग्जाम के लिए पूरी तरह तैयार हो। सुहानी भी गहरी सांस लेते हुए कहती है, हाँ फाइनली। मुझे नहीं लगा था कि ये मुझसे हो पाएगा। थैंक यू सो मच सर। युवराज कहता है, अगर रात को उस साये के पीछे ना जाकर पढ़ाई किया होता तो ये कब का खत्म हो जाता। ये सुनकर सुहानी शर्मिंदा हो जाती है। वो आगे कहता है, तुम बहुत अजीब हो। सुहानी कहती है, आपको ऐसा क्यों लगता है? युवराज जवाब देता है, तुम उस साये से लड़ने चली जाती हो, लेकिन एक मामूली से सेमेस्टर एग्जाम से डरकर रोने लगती हो। सुहानी चिढ़कर कहती है, वो साया मुझसे मेरी स्कॉलरशिप नहीं ले सकता जो ये एग्जाम ले सकता है। युवराज सुहानी की आंखों में देखते हुए कहता है, वो तुम्हारी जान ले सकता है।
सुहानी बेपरवाह होकर कहती है, वो मुझे नहीं मार सकता। सुहानी की ये बात सुनते ही युवराज के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। वो क्यूरियस होकर कहता है, वो साया तुम्हें क्यों नहीं मार सकता? सुहानी तपाक से कहती है, क्योंकि आप हैं ना, मुझे बचाने के लिए। सुहानी का जवाब सुनकर युवराज एक पल के लिए ब्लैंक हो जाता है। वो सुहानी के जवाब को इग्नोर करके कहता है, क्या तुम जानती हो कि वो तुम्हें क्यों मारना चाहता है? सुहानी कुछ सोचते हुए कहती है, हाँ, शायद मैं जानती हूँ। युवराज फौरन कहता है, क्यों? सुहानी कहती है, उसने सृष्टि को मार दिया था क्योंकि वो आपसे प्यार करती थी। शायद वो मुझे भी इसीलिए मारना चाहती है क्योंकि मैं। ये कहते हुए सुहानी खामोश हो जाती है। सुहानी का वो अधूरा जवाब सुनकर युवराज उसे बस देखता रह जाता है। सुहानी की नजरें झुकी हुई थी। वो अपनी नजरें उठाकर युवराज को नहीं देख पा रही थी। अपनी नजरें झुकाए सुहानी यहाँ वहाँ देखने लगती है। उसे एहसास था कि जो बात उसने अभी कही थी, शायद उसे नहीं कहनी चाहिए थी। कुछ सेकंड बाद युवराज सुहानी से अपनी नज़र हटाकर घड़ी देखता है। वो इस वक्त काफी ऑकवर्ड फील कर रहा था और उसका चेहरा लाल होता जा रहा था। युवराज वहां से उठते हुए कहता है, चलो, मैं तुम्हें हॉस्टल ड्रॉप कर देता हूँ, काफी रात हो गई है। सुहानी टाइम देखने के लिए अपना मोबाइल उठाती है। टाइम देखकर उसे बहुत हैरानी होती है। युवराज के साथ पढ़ते हुए 6 घंटे कैसे बीत गए थे उसे पता ही नहीं चला। सुहानी उठकर युवराज के साथ वहां से निकल जाती है। युवराज की कार शिमला की सड़क पर आगे बढ़ रही थी। सुहानी देखती है कि युवराज पुराने रोड वाले रास्ते से जा रहा था। वो युवराज से कहती है, युवराज सर, हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं? ये रास्ता तो खतरनाक है ना? युवराज सामने देखते हुए कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। युवराज की कार जब पुराने रोड को पार करके आगे बढ़ती है तो उन्हें एक और कार दिखती है। उस कार को देखकर युवराज की आंखें गहरी हो जाती है। उस कार की ड्राइवर सीट का दरवाजा खुला हुआ था। कार के अंदर की लाइट और हेडलाइट दोनों ऑन थे। ये सब देखकर युवराज अलर्ट हो जाता है। उसके मन में अब एक ही बात आ रही थी, कहीं उस साय ने आज फिर से किसी को तो। युवराज ये सोचते हुए ही अपनी कार आगे बढ़ाता है। सुहानी की नज़र भी उस कार पर पड़ती है और वो भी वही सोचने लगती है जो युवराज सोच रहा था। उस कार के करीब जाने पर युवराज देखता है कि वो एक पुलिस कार है। उस कार के सामने एक आदमी बेहोशी की हालत में पड़ा था। युवराज फौरन कार रोक देता है। वो अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए सुहानी से कहता है, बाहर मत निकलना। ये कहते ही युवराज कार से बाहर निकलकर उस आदमी की तरफ तेजी से जाता है। सुहानी भी कार से बाहर निकल जाती है। एक सेकंड के लिए युवराज उसकी तरफ गुस्से से देखता है, फिर सड़क पर पड़े उस आदमी के पास चला जाता है। पुलिस कार देखते ही अर्नव को अंदाजा हो गया था कि वो आदमी अर्नव ही हो सकता है। युवराज अर्नव के सर के पास जाकर घुटने के बल बैठ जाता है। सुहानी वहां पहुंच जाती है। गाड़ी की हेडलाइट से अर्नव का चेहरा दिखता था। सुहानी हैरान होकर कहती है, ये तो एस.पी. सर हैं। युवराज सुहानी की बात पर ध्यान नहीं देता। वो अर्नव के नाक के आगे अपनी उंगली रखकर उसकी सांसें चेक करता है। इसके बाद वो अर्नव की कलाई अपने हाथ में लेकर उसके पल्स चेक करने लगता है। युवराज सुहानी की तरफ एक नज़र देखकर कहता है, ये जिंदा है। ये सुनकर सुहानी के चेहरे की घबराहट कम होती है और वो भी चैन की सांस लेती है। युवराज अभी भी अर्नव को गौर से देख रहा था, तभी उसकी नज़र अर्नव के दोनों कान पर पड़ती है। अर्नव के कान के आसपास खून था। ये देखकर युवराज समझ जाता है कि उस साय ने ही अर्नव पर हमला किया है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि अर्नव अभी तक जिंदा कैसे है। जिस तरह से अर्नव पर हमला हुआ था, उसे अब तक मर जाना चाहिए था। युवराज ये सब सोच ही रहा था, तभी सुहानी उससे कहती है, युवराज सर, हमें इन्हें जल्दी हॉस्पिटल ले जाना होगा वरना इनकी जान को खतरा हो सकता है। सुहानी की बात सुनकर युवराज का ध्यान टूटता है। वो सुहानी को देखकर कहता है, हाँ। युवराज अर्नव को उठाकर अपने कार की बैक सीट पर लेटा देता है। सुहानी और युवराज कार की फ्रंट सीट पर बैठ जाते हैं और युवराज कार आगे बढ़ाने लगता है। थोड़ी देर बाद युवराज सेंट थॉमस हॉस्टल के आगे अपनी कार रोककर सुहानी से कहता है, तुम अंदर जाओ और जो हमने आज पढ़ा उसे एक और बार रिवाइज कर लेना। सुहानी कहती है, लेकिन हमें तो एस.पी. सर को हॉस्पिटल ले जाना था ना, तो मैं। युवराज सुहानी को बीच में ही टोंकते हुए कहता है, हॉस्टल थोड़े ही देर में बंद हो जाएगा, तुम हॉस्टल के अंदर जाओ, मैं एस.पी. सिंह को हॉस्पिटल ले जाऊंगा। वैसे भी कल तुम्हारा एग्जाम है, तुम आराम करो। इससे पहले सुहानी कुछ कहती युवराज उसकी साइड का दरवाजा खोल देता है।
सुहानी समझ जाती है कि युवराज उसकी बात सुनने वाला नहीं है। वो हॉस्टल जाने का फैसला करती है। वो कार से बाहर निकलने वाली होती है तभी युवराज कहता है, सुनो। सुहानी युवराज की तरफ देखती है। युवराज थोड़ा रुककर कहता है, ऑल द बेस्ट। सुहानी थोड़ा कंफ्यूज होकर कहती है, थैंक यू। इसके बाद वो कार से उतर जाती है। सुहानी के कार से उतरते ही युवराज तेजी से अपनी कार आगे बढ़ा देता है। कार चलाते हुए युवराज बार बार अपने दिमाग पर जोर डालकर कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था। उसके दिमाग में वो पूरा सीन फिर से चलने लगता है, जब अर्नव रोड पर पड़ा था और युवराज उसके सर के पास बैठा था। युवराज बार बार उसी सीन को अपने दिमाग में सोचते हुए कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर शिकन साफ दिखाई दे रहा था। उसकी दोनों भौहें जुड़ी हुई थी और उसका चेहरा बिल्कुल रेस्टलेस था। कुछ देर बाद युवराज का चेहरा बिल्कुल शांत हो जाता है। वो तुरंत ही अपनी कार रोक देता है और पीछे पलटकर अर्नव की तरफ देखता है। कार के अंदर बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन युवराज को देखने के लिए किसी रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती थी। पीछे अर्नव बेहोश पड़ा था। युवराज अपना दाहिना हाथ अर्नव के सीने पर रखता है। अर्नव के सीने पर हाथ रखकर युवराज कुछ महसूस करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे अपने हाथ पर कुछ महसूस होता है। युवराज अपना हाथ पीछे ले लेता है और उसे बड़े गौर से देखने लगता है। युवराज देखता है, अब उसके हाथ में किसी तरह का राख या भभूत लगा हुआ था। ये भभूत अर्नव की शर्ट पर था। ये वही भभूत था जो उस लड़की ने अर्नव के ऊपर डाला था। इस भभूत की वजह से ही अर्नव पर फिर से उस साए की नजर नहीं पड़ी थी। उस भभूत को देखते हुए युवराज कहता है, इसका मतलब वो शिमला आ गई। युवराज समझ गया था कि अर्नव की जान किसने बचाई है। वो फिर से कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा देता है। कुछ ही देर बाद हॉस्पिटल आ जाता है। युवराज अर्नव को हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। युवराज जानता था कि अर्नव अब खतरे से बाहर है, इसलिए वो बेफिक्र होकर वहां से चला जाता है। जाने से पहले युवराज ने पुलिस डिपार्टमेंट को अर्नव के बारे के बता दिया था, जिससे गोपाल और कुछ पुलिस वाले अर्नव का ध्यान रखने हॉस्पिटल आ गए थे। इधर युवराज के ड्रॉप करने के बाद सुहानी हॉस्टल के अंदर आती है। जब वो अपने रूम के बाहर पहुंचती है तो देखती है कि उसका रूम अंदर से बंद है। सुहानी दरवाज़ा खटखटाते हुए निशा को आवाज़ देती है। थोड़ी देर में उसके कमरे के अंदर से निशा की धीमी सी आवाज़ आती है, कौन है? सुहानी भी धीरे से जवाब देती है, मैं हूँ, सुहानी। इसके बाद कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुलता है। निशा दरवाजे से अपना सर बाहर निकालकर इधर उधर देखती है। निशा अपने आसपास इस तरह से देख रही थी जैसे अंदर उसने कुछ छुपा कर रखा हो। जब उसे बाहर सुहानी के अलावा और कोई नहीं दिखता तो वो सुहानी से कहती है, जल्दी से अंदर आ जा। सुहानी को निशा की ये हरकत अजीब लग रही थी। वो कमरे के अंदर आ जाती है। सुहानी के कमरे में एंटर करते ही निशा झट से दरवाज़ा बंद कर देती है। सुहानी निशा की ये हरकत समझ नहीं पाती और परेशान होकर उसे कुछ कहने ही वाली होती है, तभी वो देखती है कि कमरे में उन दोनों के अलावा और भी कोई था। वो और कोई नहीं, निशा की स्टडी टेबल के पास बैठा विवेक था। विवेक सुहानी को देखकर अपना हाथ दिखाते हुए कहता है, हाय सुहानी। सुहानी उसे अपने कमरे में देखकर चौंक जाती है। सुहानी शक भरी नजरों से एक बार विवेक और एक बार निशा को देखने लगती है। सुहानी थोड़ी नाराजगी के साथ निशा से कहती है, इतनी रात को विवेक हमारे रूम में क्या कर रहा है? निशा हड़बड़ाते हुए सुहानी से कहती है, नहीं नहीं, जो तू समझ रही है वैसा कुछ नहीं है। विवेक और मैं यहाँ कल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सुहानी अपनी आंखें छोटी करके कहती है, एग्जाम की तैयारी? निशा सुहानी से शिकायत करते हुए कहती है, और क्या, मुझे कल के एग्जाम के लिए स्ट्रेस हो रहा था। मैंने तुझे कई बार कॉल किया लेकिन तूने एक बार भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया, तो मैं क्या करती, मुझे विवेक को कॉल करके यहाँ बुलाना पड़ा। ये सुनकर सुहानी कहती है, लेकिन विवेक हॉस्टल के अंदर आया कैसे? निशा विक्ट्री स्माइल के साथ खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहती है, यहाँ से। अब शक करने की बारी निशा की थी। वो सुहानी से कहती है, तू इतनी रात गए कहाँ से आ रही है और मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? सुहानी निशा और विवेक को लाइब्रेरी में हुई सारी बातें बता देती है और कहती है, मैं पढ़ाई कर रही थी इसलिए मेरा फ़ोन साइलेंट था, तो मैंने तेरा कॉल नहीं देखा। निशा और विवेक को जब ये पता चलता है कि सुहानी पिछले कई घंटों से युवराज के साथ लाइब्रेरी में थी, तो वो दोनों सुहानी को छेड़ने वाली मुस्कुराहट के साथ देखने लगते हैं। निशा अपने कंधे से सुहानी के कंधे पर धीरे से मारकर कहती है, तेरा और युवराज सर का कोई सीन चल रहा है ना? सुहानी निशा को डांटते हुए कहती है, बकवास मत कर, ऐसा कुछ नहीं है। निशा उसी स्माइल के साथ कहती है,
अगर ऐसा नहीं है तो युवराज सर तुझे एक्स्ट्रा क्लासेज क्यों दे रहे थे? इससे पहले तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। सुहानी निशा को ताना मारते हुए कहती है, मेरे और युवराज सर के बारे में लिखने से तुम दोनों को एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये सुनते ही निशा और विवेक को कल होने वाले एग्जाम की याद आ जाती है और वो फिर से घबराने लगते हैं। उन्हें घबराता देख सुहानी उनसे कहती है, मुझे युवराज सर ने सारे चैप्टर्स समझा दिए हैं। चलो वो मैं तुम दोनों को पढ़ाती हूँ। तुम्हारा सिलेबस हो जाएगा और मेरा रिवीजन। पर बर्फ की सफ़ेद परत जमी हुई थी। उस जंगल में भेड़िए की आवाज़ गूंज रही है। बंगले के बाहर 4 बड़े बड़े कंटेनर रखे थे। उस कंटेनर के अंदर से कंटेनर को पीटने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत से लोगों को उस कंटेनर के अंदर रखा गया है, जो बाहर निकलने के लिए उसे पीट रहे हैं। उस बंगले के 5-6 किलोमीटर तक कोई भी घर नहीं था। शायद इसीलिए उस कंटेनर को यहाँ रखा गया था, ताकि उसे कोई देख ना सके। ये सीन किसी हॉरर फिल्म से कहीं ज्यादा डरावना लग रहा था। उस बंगले के अंदर एक बड़ा सा हॉल था। उस हॉल में एक औरत बैठी थी। उसने ही काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और उसके लंबे बाल बिखरे हुए हैं। अंधेरा होने की वजह से उसका चेहरा साफ साफ नहीं दिख रहा था। उस हॉल के बीच में एक बड़ा सा हवन कुंड था जिसमें आग जल रही थी। उस कुंड के आसपास काले जादू का सामान फैला हुआ था, जैसे एक कलश में खून, कुछ हड्डियां, कुछ मानव खोपड़ियां। वो औरत उस हवन कुंड के सामने ध्यान मुद्रा में बैठी थी। तभी उस बंगले के अंदर एक चीखती आवाज के साथ एक काला साया आता है और हवन कुंड की दूसरी तरफ आकर रुक जाता है। उस साये के सामने आते ही वो औरत कहती है, बस आज की रात और फिर कल से तुम्हें शरीर पाने के लिए शिकार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल इस क्रिया के पूरा होते ही तुम्हारी शक्तियां कई गुना बढ़ जाएगी। उस साये से गुस्से में गुर्राने की आवाज आ रही थी। वो औरत उस साये से कहती है, क्या हुआ, आज नहीं शिकार मिला? वो साया अपनी डरावनी आवाज में कहता है, वो युवराज, उसकी शक्तियां दिनों दिन बढ़ने लगी है। अब उसके मन से मेरा डर खत्म हो रहा है। वो हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बनता जा रहा है। वो औरत हंसते हुए कहती है, तुम युवराज से घबरा रही हो? वो अभी बच्चा है और उसके पास तो अब बस 6 महीने ही बचे हैं, फिर उसकी जान हमारी हो जाएगी। कुछ सोचने के बाद वो औरत कहती है, हाँ, उसकी शक्तियां मेरी उम्मीद से ज्यादा ही बढ़ती जा रही है, लेकिन वो तुमसे ज्यादा शक्तिशाली कभी नहीं हो सकता। हमें उससे कोई खतरा नहीं है। जिससे हमें खतरा था उसे तुमने 11 साल पहले ही मार दिया है। अब हमारे रास्ते में कोई नहीं आ सकता। बस अब कल रात का इंतजार है। ये कहकर वो औरत अपनी आंखें बंद करके फिर से अपनी साधना में लग जाती है। सुबह के 8 बजे थे। हॉस्पिटल में अर्नव अपने बेड पर लेटा था। सोते हुए उसका चेहरा बिल्कुल शांत लग रहा था। कुछ ही देर में एक झटके से उसकी नींद खुल जाती है और वो फौरन उठकर बैठ जाता है। उठने के बाद अर्नव हैरान होकर अपने आसपास देखता है। उसे समझ आता है कि वो हॉस्पिटल में है। उसके हाथ में एक ड्रिप लगी थी और पास में कुछ मशीनें थी जो उसे मॉनिटर कर रही थी। अर्नव खुद को ऐसे देखकर परेशान हो जाता है और खुद से कहता है, नहीं, आज मैं कमजोर नहीं पड़ सकता। आज मुझे एक बहुत बड़ा काम पूरा करना है। आखिर कौन थी औरत? और क्या साया कोई मानव का शरीर पाने में कामयाब हो जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए परछाई का अगला एपिसोड।